स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम, मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे जनरल जी के दत्ता, एयर कमांडर यश बैल हैं। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आयतुल्लाह खोमेनी अकेले पड़ गए हैं। इनके क्लोजेस्ट एडवाइजर्स ज़्यादातर उनमें से मारे जा चुके हैं। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा 86 साल है। अब इनका बेटा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, उसका नाम है मुज्तबा खोमेनी। और दूसरी ओर जिस राजा को, शाह को हटा करके खोमेनी सत्ता में आए थे इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद, अब उनका बेटा जो है रजा पहलवी, शाह रजा पहलवी, वो उसने भी अपना दावा ठोक दिया है कि अब इनके बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया आयतुल्लाह के, और अब मेरी बारी है आने की। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल सीधे आयतुल्लाह को टारगेट करेंगे, इस सवाल था, इस पर हमने बात की। और इसको लेकर ये सारी लड़ाई शुरू हुई ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए। इसी के लिए तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था। 12 जून की रात से इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इजराइल के निशाने पर वो वैज्ञानिक भी हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इजराइल ने अब तक 9 वैज्ञानिकों को मार दिया है। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु साइट्स पर हमले किए, जिनकी तस्वीरें अब आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस्फहान परमाणु सेंटर, शिराज मिसाइल उत्पादन सुविधा, तबरेज उत्तर मिसाइल बेस के साथ साथ नतांज परमाणु संयंत्र, ऐसे कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट अभी भी सुरक्षित है। इसे ईरान का माउंट डूम कहा जाता है। लेकिन फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर हमला करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो जमीन में कई 100 फीट नीचे बना हुआ है। ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा। मैं आपको अभी इनकी बिफोर आफ्टर तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। ये पहले कैसे दिखते थे, हम लोग बाद कैसे दिखते हैं, डिटेल में इस पर बात करेंगे। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, और यूरेनियम को एनरिच करने के बाद ही इससे परमाणु बम बनाया जाता है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र नतांज पर हमला किया है, और इस हमले में नतांज में मौजूद लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रांसी ने जानकारी दी कि ईरान ने नतांज की इस अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट में सेंट्रीफ्यूज पूरी तरीके से बर्बाद किए हैं। ये सेंट्रीफ्यूज टूट गए हैं। 15,000 सेंट्रीफ्यूज का गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाना ईरान के न्यूक्लियर सपने के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो एक एक करके ही बात कर लेते हैं। हम पहले नतांज की बात, फिर मैं आगे आपको दूसरी साइट के बारे में बताऊंगा। अगर सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएं। ये नतांज की साइट है, बहुत चर्चा हमने इसकी सुनी है, और बताया जा रहा है इसमें काफी डैमेज ऊपर और नीचे दोनों जगह हुआ है। नतांज की साइट जो है सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है, और इसके अंदर कहा जाता है कि 15,000 के करीब जो सेंट्रीफ्यूज हैं, ये तो एक्टिव सेंट्रीफ्यूज हैं, जो इनएक्टिव हैं बट अवेलेबल है स्टैंड बाय के लिए, वो और भी नंबर है, वो भी हजारों की संख्या में है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये दो चीजें हैं। एक ओवरग्राउंड फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं, सारे बिल्डिंग्स, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ पार्ट जो न्यूक्लियर का है वो ऊपर, और बाकी इसका जो है नीचे अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा ऊपर नहीं है, पूरा का पूरा नीचे नहीं है। पहले IAEA से खबरें आई थी कि इसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है। फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, ऊपर का भी हुआ है, अंदर का भी हुआ है, और ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज जो है उसके तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन रेडिएशन को कैसे कंट्रोल हुआ वो अभी क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन IAEA के बारे में मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि IAEA रोज अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। पहले जो इनकी स्टेटमेंट आई थी कि कोई रेडिएशन नहीं है, फिर आई थी कि रेडिएशन है, और फिर आई है कि रेडिएशन को कंट्रोल कर दिया गया है, नहीं है। लेकिन हमने ये इजराइल ने सारे के सारे सेंट्रीफ्यूज जो नतांज के अंदर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर। सेंट्रीफ्यूज होते क्या है, जरा ये भी बता दें। इन्हीं में यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। देखिए, सेंट्रीफ्यूज के अंदर ही यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको कूल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और पानी को भेजा जाता है उसके अराउंड, ताकि उसको कूल कर दिया जाए। वो कुछ ऐड करना चाहते थे। आप घड़े में जब दूध का वो करते हो ना, मथते हैं जैसे, हाँ, तो ऊपर आ जाता है कोई हिस्सा। दैट्स एग्जैक्टली द वे इट इज डन। वो घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, और फिर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जैसा बिल्कुल कॉमोडोर साहब ने कहा है, ऊपर को आ जाता है एनरिच्ड यूरेनियम। और पानी ठंडा करने के लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए बिजली बहुत जरूरी है। वो गया तो वो रिएक्टर आपका फट जाएगा, सेंट्रीफ्यूज आपका फट जाएगा, फिर तो तबाही हो जाएगी। जैसे चेरनोबिल में। ये तो एक के बाद एक बम बरसा रहे हैं इन जगहों पर। क्या ये इन्होंने जो मेन उसने सेंट्रीफ्यूज रखने की कोशिश की थी, कहते हैं वो बहुत नीचे रखे हुए हैं जहां पर पहुंचेंगे नहीं, लेकिन रिएक्टर इसका ऊपर, रिएक्टर ने अंदर काम नहीं करेगा। तो अगर रिएक्टर को ही ध्वस्त कर दिया तो फिर अगर पानी नहीं जा रहा नीचे,
गेम ओवर, जन्मदिन मुबारक। अब सेंट्रल ईरान में है इस्फहान परमाणु संयंत्र इनका, वहां पर भी इजराइल ने हमला किया है और ये इस इलाके का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर है। IAEA का अंदाजा है कि इजराइल के हमले की वजह से इस जगह पर 4 महत्वपूर्ण इमारतें वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। वो भी इस तस्वीर में आपको कुछ उसको देख करके अंदाजा लगेगा। यहां पर भी इजराइल ने काफी बॉम्बिंग की। कुछ दिख रहा है डैमेज इसमें? थोड़ा सा दिख रहा है इस साइड पे, अगर आप देखें ये बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है। बिल्कुल तो इसके अंदर भी ओवरग्राउंड फैसिलिटीज बहुत है, रिसर्च और डेवलपमेंट का भी है, ये साथ में सेंट्रीफ्यूज भी है, लेकिन जो एक्चुअल है वो है फोर्दो। इस्फहान पे ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। इस्फहान पे ये कहा गया है कि इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी को तबाह और बर्बाद करती है। अब एक जगह शिराज मिसाइल सुविधा, ये मिसाइल रखने की इनकी एक जगह है, साइट है, और यहां ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण, उनकी मरम्मत, उनका भंडारण किया हुआ था। मिसाइल संयंत्र के साथ साथ इजरायली सेना ने इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी पर भी हमला किया। इस जंग की शुरुआत से आप देखिए तो ईरान के निशाने पर कौन है। पहले तो इनकी सेना के आर्मी और जितने भी हैं कमांडर्स, फिर उसके बाद उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर वार किया। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल साइट्स, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है, और मिसाइल लॉन्च करने की जो लॉन्चर्स होते हैं जहां से मिसाइल छोड़ी जाती है, वो उसका दावा है कि वो 40% लॉन्चर्स जो है इजराइल के वो तबाह कर चुका है। जनरल साहब, बिल्कुल, जो सबसे बड़ी क्षमता आज के दिन में मैं बोलूँगा इंटरनेशनली रॉकेटरी के अंदर, वो आज के दिन में ईरान के पास अवेलेबल है, जिनके पास अलग अलग प्रकार के रॉकेट, अलग अलग रेंज के रॉकेट और अलग अलग कैपेसिटी के रॉकेट इन्होंने बनाए हैं। और ये अगर आपको याद हो कि इन्होंने अपना मिसाइल सिटी, जिसकी वो अंदर जाके गाड़ियों में जाके इंस्पेक्शन भी दिखा रहे थे, वो पूरी की पूरी एक मिसाइल सिटी है, जहाँ हज़ारों की तादाद में इनकी अलग अलग मिसाइलें वहाँ पे रखी हुई हैं, स्टॉक पाइल, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इनकी अंडरग्राउंड है। अभी जहाँ तक लॉन्चर्स का सवाल है, लॉन्चर्स आपने, अगर आपको याद हो, जब ये हिजबुल्ला और हमास के साथ इजराइल का जो ड्वेल चल रहा था, तो ये लोग क्या करते हैं, जो पोर्टेबल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको गाड़ी माउंटेड वो लॉन्चर सिस्टम नहीं चाहिए, ये पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर बना के तुरंत एक रॉकेट छोड़ देते हैं और फिर उसको हटा के ले जाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अगर हम किस प्रकार रोकें इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके जो लॉन्चर्स हैं उनको हम कैसे तबाह करें, तो अगर आपको उस मिसाइल को रोकना है तो आपको लॉन्चर तबाह करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग उसको उड़ाना पड़ेगा। जब मिसाइल लॉन्च हो जाएगी फिर वो इंटरसेप्ट नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल जो जितने भी 4 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, वो हाइपरसोनिक को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हमने सर बस लेमन क्वेश्चन, जैसे हमने देखा है मिसाइल लॉन्च होते हुए, तो वो बड़े बड़े ट्रक जैसे ट्रक्स होते हैं, उनके ऊपर लॉन्चर होता है, वो लॉन्चर ऐसे इरेक्ट होता है, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, इरेक्टर लॉन्चर। तो वो है, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ उस पर निर्भर नहीं है, उसमें नहीं है। आप अगर आप अलग मिसाइल ले जा सकते हैं, एक अलग लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर वो लॉन्चिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जब तक वो हो गई है, हाँ, हो गई है। पहले दिन तो 300 मिसाइल फायर की, उसके बाद कहां कर पा रहे हैं इतनी मिसाइल फायर? मिसाइलें है ही नहीं, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर थोड़ी तो बचा के रखनी है, सारी खत्म करनी, तो फिर ये आप सर बात आपको मजाक लग रही है, बात सही है। नो बट आई एम इट्स नॉट अ जोक। ये इजरायली दावा करता है ना, उसके पास 2000 मिसाइल्स है। अब अगर उसमें से वो 250-300 खर्च कर चुका है या 400 मिसाइल खर्च कर चुका है, तो उसको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी है। थैंक यू। मेरा इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। कभी भी एनिमी को ना कमजोर समझा तो शायद इजराइल गलत हो जाएगा। ये समझना कि सिर्फ 100 मिसाइल हैं, 1000 मिसाइल है, 2000 मिसाइल हैं, रिपोर्ट तो ऐसी भी है 10,000 मिसाइल हैं ईरान के पास। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल कलेक्शन में ईरान काफी स्ट्रांग है। अच्छा। और इसी वजह से इजराइल टारगेट कर रहा है। क्या टारगेट कर रहा है? बोले जी, पहली बात, हमें ये न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, तो विल दिखा दिया, कैपेबिलिटी दिखा दिया कि मैं कर सकता हूं डैमेज, पहली बात। दूसरी बात, इससे रिलेटेड कोई भी मैकेनिज्म जो इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को या फ्यूचर बॉम्ब्स को आप तक ला पाएगा, वो वाली मिसाइल सिस्टम भी मुझे डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि मिसाइल सिस्टम अकेला न्यूक्लियर के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ी, देखिए, अगर ईरान कुछ भी करेगा इजराइल की तरफ, तो वो अपने पैदल सैनिक नहीं भेजेगा, ना भेजने की काबिलियत है। कोई ऐसा टैंक नहीं है उसका जो कि 1800 किलोमीटर चलकर आ जाएगा और जाकर इजराइल में कर लेगा। लड़ाई होगी ईरान की तरफ से, मिसाइल की होगी, ड्रोन की होगी, एयर भी उसके पास इतना लिमिटेड है
कि वो इसमें रिस्क नहीं करेगा। वो कौन सा एक पुराने वाला, एक तो उनके पास वो 60s 70s का बताते हैं, F-14 है उनके पास, F-14 है उनके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई चीज कमजोर है, हमारे पास भी था बाइसन जिसने एक F-16 को गिरा दिया। काबिलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, बट क्या वो डैमेज कर पाएगा या नहीं, जहां पे जाएगा कैसे वहां। मैं यही कह रहा हूं कि वो जो 4 जहाज F-35 बोल रहा है, देखिए जो साइड लूज कर रही होती है ना, वो इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढती है कि अरे भाई मैंने एक गिरा दिया, अरे भाई मैंने एक गिरा दिया। तुम्हारा पूरा का पूरे 2 न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारी लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारे एनर्जी डेपोज डिस्ट्रॉय हो गए, मेरी 2 मिसाइल और आप बोल रहे हो कि मेरे गिर गए। देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह भी होती है कि एक कंट्री, इजराइल जैसा कंट्री, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप एक जहाज के लिए पड़े रहे। मैंने एग्जांपल ही आपको दिया था, वो शाहबाज शरीफ 80 जहाज आए थे इंडिया से ऑप सिंदूर में, वो गिनते रह गए, हमारे जहाज काम करके भी वापस चले गए। ठीक, जल्दी से छोटी छोटी खबरें और हैं इसी जंग से जुड़ी हुई। मैं आपको जो पिक्चर्स दिखा रहा था, इसमें एक तबरेज की भी और आपको पिक्चर दिखा देता हूं। ये मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिससे इजराइल के हमले में हुए नुकसान का कुछ अंदाजा लगता है। तबरेज का सेंटर ईरान के लिए एक प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट है और यहां पर भी इजराइल ने हमला किया। वो देखिए, आपको साफ दिखाई उसमें दे रहा होगा, आपको दिखाने जा रहे हैं। तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों स्ट्रक्चर्स पहले ऊपर जो हैं वो सारे के सारे दे आर ऑल इंटैक्ट, मतलब प्री स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक हुई नहीं अभी तक यहाँ पे। अब जो ये दिखाता है दूसरा स्ट्रक्चर, वो है पोस्ट स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक के बाद वही सेम, आप देखिए बिल्कुल सेम डायग्राम्स हैं और सेम पिक्चर है, लेकिन ये तीनों तबाह और बर्बाद हो गए। और सर वो बर्बाद जो है ना, बर्बाद जो है सर, आप देखिए बहुत बढ़िया बात आपने समझाई। इसका कंपैरिजन आपने इससे कर दिया, इसका कंपैरिजन आपने इससे कर दिया कि ये डिस्ट्रॉय हुई है, इसका कंपैरिजन आपने इससे कर दिया। कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई है तो वो छोटी वाली चीज वर्सेस ये छोटी वाली, वो इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है। तो आपने वो जगह स्ट्राइक करा है जो आपको चाहिए था। अभी मिसाइल की हम बात कर रहे थे सर। हाँ जी, आप बोल दीजिए, फिर दिखाता हूं। क्योंकि इसमें कई फिगर्स हैं, कोई 1000 कह रहा है, कोई 3000, 2000, कोई 10,000 कह रहा है, लेकिन उनके पास वाइड वैरायटी है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई है और साथ साथ में उसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी लग गए हैं और उनको मैन्यूवरेबल भी कर दिया गया है। यानी कि जब वो आती है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से आपने देखा पहले कहते थे हम 10% लीक हुए, अब तो उसका भी नंबर बढ़ गया। इसी वजह से अगर हाइफा रिफाइनरी को ज्यादा मिसाइल हिट कर रही है, ज्यादा मिसाइल हिट कर रही हैं और इनके जो सिस्टम है एक्यूरेसी भी। अब मिसाइल के एग्जांपल में तो इमाद भी ले लें, हम गदर भी ले लें, शिकन भी ले लें, बहुत टाइप की हैं, शहाब 3 और 4 and they can reach anywhere in Israel. That's right. They can reach anywhere in Israel and now they are quite accurate also. पहले इतनी accurate नहीं थी जितनी अब ये हो रही है। अभी आज ट्रंप ने बोला ना कि हमारे ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, मतलब यूएस के ऊपर, किसी एसेट पे नहीं होना चाहिए। सर ईरान से खबर यही आई थी कि अगर अमेरिका वॉर ज्वाइन करता है तो हमारे लिए इजराइल पर हमला करना मुश्किल है, तुम्हारे एसेट्स पर हमला करना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसके बेस खुदकुशी करना बहुत आसान है। ऐसे इतने प्रोटेक्टेड नहीं होंगे जितना इस वक्त इजराइल है। और ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल भी जवाब दे रहा है। इजराइल ने ईरान पर 7 फाइटर जेट से हमला किया है बीती रात, और ईरान की 12 मिसाइल साइट्स उसने वहां पर उसने अटैक किया। इजराइल के एयरफोर्स ने दावा किया, साथ ही कहा है कि इजराइल को निशाना बनाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। इजराइल ने ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल बेस को तबाह किया। कुछ पिक्चर्स हैं, तस्वीरें देखिए, ईरान की तस्वीरें हैं, धमाकों की तस्वीरें जो वहीं के लोकल लोगों ने जो कैप्चर। जबरदस्त। नहीं, ये डेपो है या नहीं है कैसे पता चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आता हूं सर, 1-2 तस्वीरें और दिखा। पिछले कुछ घंटों में हवाई हमले इजराइल ने और तेज कर दिए हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने इस्फहान पर सिलसिलेवार मिसाइल अटैक किए हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये तो कुछ भावलपुर जैसा क्या, जैसा भावलपुर में। क्यों इतनी मार खा रहे हो भाई? ईरान के कई शहरों में भारी तबाही हुई है, बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई, चारों तरफ मिसाइल हमले के बाद बस तबाही तबाही दिखाई देती है।
ये एक और तस्वीर आपको दिखाई गई। शर्म नहीं आती इनको? कल हमने आपको दिखाया था इनका जो वो स्टेट मीडिया जो था चैनल, टीवी चैनल, वहाँ जिस तरीके से वो मोहतरमा भाग गई थी बोल वहां रही से। थी अंदर, तभी ब्लास्ट हो गया। अच्छा, वो कह भी यही नहीं थे कि हम तक कोई बम नहीं पहुंच सकता। नहीं आगे बम नहीं, पहुंच कि हम नहीं हटेंगे, और वो 2 सेकंड में हट ली। तो फिर सर, गया। और ये क्या एक करती और तस्वीर आई है। स्काईलाइन ईरान की वैसे काफी अच्छी दिखाई दे रही है? है। तेहरान इज वेरी पहाड़ी इलाका ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो गया हूँ सर, वेरी प्रिटी। तेहरान इज अ हेरिटेज सिटी बाय द वे। अब खत्म कर दिया उसको, अब वो ठीक है, अपनी करनी है, भरनी तो पड़ेगी। तो अमेरिकी वापस अरे ये बनाएंगे। चर्चा देखिए हम कई बार कर चुके हैं कि जब इतना सब कुछ इजराइल कर ही रहा है, और बिल्कुल ठीक ट्रंप ने लिखा कि हम इस वक्त पूरे आसमान में हम राजा हैं, मतलब वहाँ तो जहाँ चाह रहा है इजराइल पहुँच के बॉम्बिंग कर दे रहा है, उसको जरूरत क्या है अमेरिका की? नहीं, ज्यादा बड़ी बात जब आप बोलते हैं ना कि हम आसमान के राजा हैं, वो इसलिए नहीं बोला जाएगा कि जहाज पहुंच सकता है, मिसाइल पहुंच सकती है, ड्रोन पहुंच सकती है। नहीं, ज्यादा बड़ी बात यह है कि पहली बार इजराइल ईरानियन एयर स्पेस के अंदर अपनी रिफ्यूलिंग कर रहा है। Yes. एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, इसलिए आप राजा हो, क्योंकि वो फेवरेबल एयर सिचुएशन बनाना, टोटल डोमिनेंस बनाना, तभी आप इस तरह का रिस्क ले पाते हैं या इस तरह की लिबर्टी ले अब पाते हैं। नेतन्याहू को ट्रंप क्यों चाहिए? लेकिन ये ट्रंप को क्यों चाहते हैं वो कि वो जंग में आए? नहीं देखिए, अरे भाई देख, क्या बोला उसने, कोई भी हमारा असेट नहीं होना चाहिए। असेट का मतलब क्या है? किसी भी कंट्री में, किसी भी यूएस जगह पर, किसी भी यूएस सिटीजन के ऊपर किसी तरह की लॉसेस नहीं होने चाहिए। यूएस इज वर्किंग वेरी स्मार्टली। उसे मालूम है कि ये लड़ाई बेसिकली इजराइल और ईरान के बीच में एक 2 ही रीजन से है। ईरान को यहूदी जमीन के ऊपर मंजूर नहीं है। कल आप इजराइल को डिसमेंटल भी कर देंगे तो भी ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। और इसी तरह इजराइल को पता है कि जब तक ईरान जैसी कंट्रीज हैं, आप अपने ऊपर ये तलवार हमेशा लटकी देखोगे, और आपको मालूम है कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर ईरान एक is चीज मैं against you। शेयर कर दूं, बोरा साहब यहाँ पर हैं, ये भी चीजें कम होती हैं ट्रंप के राज में, कुछ भी होता है। सर, कल ट्रंप ने एक मैसेज शेयर किया सोशल मीडिया पर, जो इजराइल में उसके राजदूत माइक हकबी, 5 times। हाँ। उसने एक मैसेज, प्राइवेट मैसेज किया होगा ट्रंप को, वो ट्रंप ने शेयर किया सोशल मीडिया पर। अब वो शेल्टर में, उस मैसेज में क्या है? ऊपर ट्रंप लिखते हैं, फ्रॉम माइक हकबी, अ पास्टर, पॉलिटिशियन, एम्बेसडर एंड ग्रेट पर्सन। पास्टर मतलब प्रीस्ट रहे हैं। priest, हाँ। अब ये मैसेज में है, वो लिख रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, गॉड स्पेयर्ड यू इन बटलर पीए, पेंसिल्वेनिया, जो इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था ट्रंप पर। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, उस वक्त आपको ईश्वर ने बचा लिया, वो इसीलिए बचा लिया बिकॉज ही स्पेयर्ड यू टू बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट इन अ सेंचुरी, मे बी एवर। आप सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं क्योंकि जब से अमेरिका है, क्योंकि आपने इजराइल को बचाया है, और आपने जो एक खतरा है टू द क्रिश्चियन समुदाय ईरान, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। और सर पूरे मैसेज की कुछ भावनाएं ऐसी हैं कि मतलब आप इतिहास पुरुष हैं और आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है, बस आप अपने मन की सुनिए। वो क्या कहते हैं, चमचा है तो बिल्कुल वही। लेकिन ट्रंप ने इसको शेयर किया, इसका मतलब ट्रंप वो वाकई इतिहास पुरुष बनना चाह रहे हैं। नेचुरली सर, ही इज अ नार्सिसिस्टिक फेलो। वो क्या चाहता है कि मैं सबसे होशियार हूं, सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरे सबसे ज्यादा अकल मुझ में है, एटसेट्रा। ही वांट्स टू गो डाउन इन हिस्ट्री। नहीं तो लोग तो मजाक करते हैं इसका। ये तो चाहता है कि मुझे याद करो एज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। खुद ही कहता है, आई एम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट एवर। दूसरा कोई कहे ना कहे, ये तो कहता है ना सर। तो मान लीजिए इसकी बात, खुश कर दीजिए उसको, क्या फर्क पड़ता है? मुझसे फोन पे बात आपने तो बात भी की है उसके साथ, देखा आपने, कर्नल साहब कह रहे थे, उन्होंने बातचीत भी की उसके साथ, और उसको बोला यू आर द ग्रेटेस्ट मिस्टर वो प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि उसको ट्रंप की क्या जरूरत है। फोर्डो करके एक है इनका न्यूक्लियर साइट जो माउंटेन्स के अंदर है, जो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी कि सैकड़ों फुट, 300 फुट अंदर है। उसको सिर्फ अटैक किया जा सकता है बंकर बस्टर बॉम्ब से, जो कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से ही ड्रॉप किए जा सकते हैं। उसका वेट 13,600 kg है, यानी कि बॉम्ब भी अमेरिका के पास है, और जो जहाज ड्रॉप कर सकता है वो भी अमेरिका के पास है। तो इस वजह से अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो या तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन करे, जो बहुत मुश्किल है और शायद सक्सेसफुल ना हो, तो ये वाला ऑपरेशन के लिए उनको जरूरत है ट्रंप की। और इसके बाद दूसरा आता है, अगर खोमैनी को हटाना है तो शायद उसके अंदर भी उनकी जरूरत पड़े, खमेनी को हटाने के लिए भी। लेकिन उसके लिए तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। तो अभी एक हवा से और मार के इसमें- तो नहीं भगा दोगे आपसे। एक और ऑफर आ रही है कि अगर अमेरिका खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है तो वो B-2 बम्बर और जो ये एमओपी बोलते हैं उसको, म्यूनिशन ऑफ पेनिट्रेशन, इसका 60 मीटर तक की इसकी क्षमता होती है। आ गया सर। इनका जो है, 57। हाँ बिल्कुल ये 16 मीटर इसकी
लंबाई है। और ये कुछ एलियन जैसा जहाज है इनके पास। हाँ, ये है मतलब bombers बस हैं, जहाज यही जो bombers। इस वेट को ले जा सकता, नहीं तो और कोई जहाज नहीं जो उस वेट और को कभी carry कर भी सकता। ऐसे जहाज और वेपन सिस्टम को लीज पे नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब है अगर लीज पे भी देंगे तो इसका ये क्लियर मतलब है कि वो अमेरिका इस आप वॉर involved हो में गए ज्वाइन उसमें। हो गया है। आप नहीं उड़ा पाएंगे इसको? बिल्कुल सर, अगर आप मौका देंगे तो। ये जहाज देखिए सर, ये जहाज ये जो है बेसिकली ये स्टेल्थ बॉम्बर है। लगता है इसको रोक दीजिए, इसको रोक Stealth bomber। क्राफ्ट लगता है ये। इसकी रेंज जो है 11,000 किलोमीटर है। अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक बार कर दें तो पूरे विश्व में कहीं पे भी जाके वो अटैक कर सकता है। ये 18 टन के करीब लोड लेके जा सकता है और इस बॉम्ब का वेट है 13,600। लेकिन इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है कि वो ऐसे 2 बॉम्ब कैरी कर सकते हैं B2 स्टेल्थ बॉम्बर के अंदर। तो मतलब दुनिया का सबसे घातक जहाज है, 5th जनरेशन जहाज है, जो दिखता नहीं है रेडार पे ज्यादा और ना ही ज्यादा दिखता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या फिर हीट सिग्नेचर से। उस जहाज का इस्तेमाल ये डीगो गार्शिया से नॉर्मली करते हैं। अच्छा, ये वहां पर है इनके पास इंडियन ओशन में। अभी नहीं डिप्लॉय किए, लेकिन ये कभी भी कर सकते हैं। अभी B-52 है वहां। अरे खबर में आज पढ़ रहा था कि यूके ने भी फैसला कर लिया है अपने सारे एसेट्स इधर मूव करने का। मतलब इंग्लैंड तो वहां जाता ही है जहां पर अमेरिका जाता है। नेचुरली माँ चमचा है। किसने बोला चमचा है? माँ चमचा है। वेरी क्लियर। वो भी वो स्टार वॉर्स से मुलाकात नहीं की थी उसने कनाडा में? मैकडोनाल्ड ट्रंप और स्टार वॉर्स ने हाथ भी मिलाए थे। सर प्रोग्राम खत्म होने का वक्त आ गया, मुझे लग रहा है वासिम मुनीर का लंच भी खत्म हो गया होगा। तो आप कुछ पता कीजिए वहाँ क्या क्या खिलाया ट्रंप ने वासिम उसने मुनीर सबसे को। पहले तो दिया था बिरयानी ए जिहाद। वो उसको दिया था, फिर उसका दिया था कत्ल ए ईरान। अब ट्रंप जो है कब वो बड़ा कदम उठाएंगे जिसका उन्होंने दुनिया भर को इशारा तो कर दिया है, लेकिन करने क्या जा रहे हैं ये कुछ दिनों में शायद या आज हो सकता है कुछ वो साफ करें। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर साहब आपका, जनरल दत्ता आपका, एम्बेसडर वोरा आपका, कर्नल शैलेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आए।